Good morning students. So this is PK sir, your chemistry sir and science sir, welcoming you to the second lecture or probably last chapter of this lecture of this chapter. Chapter name is chapter number 4 of NCERT Science class 8th and the name of the chapter is materials, metals and non metals. इससे पहले इस चैप्टर का हम एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, तो जो फर्स्ट लेक्चर है उसको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट चैप्टर में लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ की अलग से हम डिस्कशन नहीं करते हैं, सिंपली हम ये बोल देते हैं कि जो मेटल नहीं है वही नॉन मेटल है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में आपकी बुक के अंदर एक टेबल गिवन है, टेबल 4.4। ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्यों इम्पोर्टेंट? इसलिए है क्योंकि नेक्स्ट क्लासेज में आप लोगों के ये जो नाम लिखे हुए हैं इसमें बहुत सारे नेम्स हैं, मेटल है और मेटल का बेस है, और एसिड है और एसिड के अंदर नॉन मेटल है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, तो इसमें कुछ एग्जांपल्स गिवन है, जैसे आपका जो फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जो मेटल है उसका नाम क्या होगा? कैल्शियम होगा। नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, मतलब आपको फिल करना है, एक ही एग्जांपल गिवन है, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ। तो सेकंड एग्जांपल हमने लिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसमें जो मेटल होती है उसको बोलते हैं मैग्नीशियम। नेक्स्ट आता है इसमें आपका सोडियम का हाइड्रोक्साइड, और उसमें जो मेटल होती है उसको हम सोडियम नाम देते हैं। इन द सेम वे द नेक्स्ट वन इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और उसको हमने नाम दे दिया, उसके अंदर जो मेटल है उसको हमने बोला पोटेशियम। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम का जो हाइड्रोक्साइड होता है उसमें देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है फॉर्मूला, इसको हम रीड करते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इसके अंदर जो मेटल है उसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि मेटल्स के क्या है, हाइड्रोक्साइड है, और उन मेटल्स के अंदर प्रेजेंट जो मेटल है उसके नाम दिए हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही नॉन मेटल्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला एग्जांपल जो है वो है H2SO4, दैट इज़ कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। और इसके अंदर जो मेन नॉन मेटल है, देखिए वैसे तो ये सभी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, सल्फ़र भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, लेकिन अगर आप जब इसको बोलते हैं कि ये किसका एसिड है, किस नॉन मेटल का एसिड है, तो यहाँ पर नाम आता है सल्फ़र का। किसका नाम आता है? सल्फ़र का। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है एक नाइट्रिक एसिड का। नाइट्रिक एसिड सेम केस यहाँ पर भी ऐसा ही है कि नाइट्रिक एसिड में भी क्या है, 1 2 3 एलिमेंट है, तीनों ही क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। ठीक है, चलिए तो इसमें जो मेन नॉन मेटल है उसका नाम है नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका HCl, इसमें तो बिना किसी डाउट के आपको Cl ही बताना है। H2SO4, HNO3, HCl, ये सब क्या है, नॉन मेटल के बने हुए कुछ एसिड्स हैं। एक और एसिड का नाम बता देता हूँ मैं ना, कार्बोनिक एसिड, इसको बोलते हैं हम कार्बोनिक एसिड, और इसका नाम होता है इसके अंदर जो मेन मेटल है जो कि जिसका ये एसिड होता है उसका नाम है कार्बन। ठीक है, एक और एग्जांपल H2SO3, इसका जो नाम है वो तो है सल्फ्यूरस एसिड। देखिए ये तो है सल्फ्यूरिक एसिड और ये है सल्फ्यूरस एसिड, इसमें भी सल्फ़र ही होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको टेबल 4.4 में फिल करना है। ठीक है, फिलहाल हम टेबल को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट वाला जो रिएक्शन चल रहा था हमारा केमिकल रिएक्शंस, इसके अंदर सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं हम। फर्स्ट रिएक्शन था हमारा कि मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में, मेटल का रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो हमने देखा था कि मेटल का ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मेटल का ऑक्साइड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम रिएक्शन विद RXN का मतलब रिएक्शन। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, रिएक्शन विद वाटर, और वाटर का जो फॉर्मूला है वो सबको ही पता है। अब देखिए हमारे पास तो बहुत सारी मेटल्स हैं, क्या सभी मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन करेगी? क्या सभी मेटल्स वाटर के साथ सेम रेट से रिएक्शन करेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात,
सभी मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती है, ठीक है। ऐसी कोई मेटल है जो ईज़िली वेरी फास्ट क्विकली रिएक्शन कर लेती है, ये है सोडियम। अगर आप सोडियम को वाटर के अंदर डाल दोगे, सोडियम को वाटर के अंदर डाल दोगे तो तुरंत रिएक्शन होगी, और ये रिएक्शन जो होती है ये बहुत ही विगोरस रिएक्शन होती है। विगोरस इन द सेंस कि बहुत ही भयंकर इसके अंदर हीट का डेवलपमेंट होता है। आपकी बुक के अंदर एक फिगर बनाया हुआ है, फिगर 4.5, एक डायग्राम बनाया हुआ है फिगर 4.5, ठीक है। उसमें आप देख सकते हैं कि एक एक्टिविटी गिवन है, आपकी बुक के अंदर एक एक्टिविटी गिवन है, और उसके अंदर भी सेम यही काम किया हुआ है। क्या, एक बीकर है और उस बीकर के अंदर वाटर और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम की जो रिएक्शन है उसके अंदर दिखाया हुआ है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, फायर जनरेट होती है, फायर प्रोड्यूस करता है वो, ठीक है। तो ये है फिगर 4.5 में। अब जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, तो जो सब्सटेंस बनता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सिंस इस रिएक्शन के अंदर एनर्जी यानी कि जो है वो रिलीज होती है, किसकी फॉर्म में रिलीज होती है, लाइट एंड हीट की फॉर्म में। यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो हीट एंड लाइट की फॉर्म में रिलीज होती है, इसीलिए ये जो एनर्जी इतनी ज़्यादा रिलीज होती है हीट कि ये फायर की फॉर्म में चेंज हो जाती है। और ऐसी जो रिएक्शंस होती है, आगे आप देखोगे जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, तो ऐसी जो रिएक्शंस होती है उनको हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शंस। क्या बोलते हैं इनको, एक्जोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट एग्जांपल सोडियम का। क्या ऐसा वाटर जो है वो आयरन के साथ में भी ऐसा करता है? तो अगर आपको सिंपल आंसर पूछा जाए कि यस और नो, तो आंसर आएगा यस। क्यों? क्योंकि वाटर के साथ रिएक्शन तो होगा, इसके अंदर रिएक्शन जो है वो देखते ही मीन्स इन माइक्रो सेकेंड्स ये रिएक्शंस कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ये रिएक्शन जो है उसको कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगता है, मैनी डेज। रिएक्शन तो होगा और टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है, वेरी स्लोली, ठीक है। तो हम ये मेटल्स की बात कर ली, ठीक है। मेटल्स जो है वो वाटर के साथ जनरली रिएक्शन करते हैं, ठीक है। सभी मेटल्स ऐसा नहीं करते हैं, कुछ मेटल्स फास्ट यानी क्विकली रिएक्शन करते हैं, कुछ रिएक्शंस स्लो होती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नॉन मेटल्स जो होती है, नॉन मेटल्स वो जनरली वाटर के साथ में रिएक्शंस नहीं करती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट नोट है ये, ठीक है। नॉन मेटल्स जो है वो वाटर के साथ में रिएक्शंस नहीं करती है। तो यहाँ पर आप एक नोट की फॉर्म में लिख लीजिए, जनरली नॉन मेटल्स आर नॉन रिएक्टिव। जनरली नॉन मेटल्स आर नॉन रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन एक स्पेशल एग्जांपल है, एक एक्सेप्शन है, और उस एक्सेप्शन का नाम है फॉस्फोरस। ये फॉस्फोरस जो एक ऐसा रिएक्टिव नॉन मेटल है। फॉस्फोरस क्या है? एक ऐसा रिएक्टिव नॉन मेटल है जो एयर के अंदर बहुत ही फास्ट स्पीडली रिएक्शन कर लेता है, क्विकली रिएक्शन कर लेता है ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर लेता है, और ये भी फायर कैच करता है, कैच फायर, यानी कि आग के जैसी जो स्ट्रक्चर है वो वहाँ पर बन जाती है। तो इसलिए जो फॉस्फोरस होता है इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि इसको हम वाटर के अंदर रखते हैं, ठीक है। इसको हम किस में रखते हैं? वाटर के अंदर, यानी कि फॉस्फोरस इज़ स्टोर्ड इन वाटर। यानी क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि वाटर के अंदर एयर नहीं होगा, और ये जो वाटर फॉस्फोरस है ये एयर के साथ तो ईजिली क्विकली रिएक्शन से कर लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सोडियम के बारे में हमने क्या देखा था? सोडियम जो होता है ये वाटर के साथ में बहुत फास्ट क्विकली रिएक्शंस कर लेता है, इसलिए सोडियम को जो है हम जब स्टोर करते हैं तो वो होता है केरोसिन में। सोडियम को किस में स्टोर किया जाता है? केरोसिन में स्टोर किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा रिएक्शंस विद एसिड्स। किसका रिएक्शन? मेटल्स का, ऑफ कोर्स। मेटल्स की रिएक्शंस किसके साथ? एसिड्स के साथ, विद एसिड्स। तो देखिए हमारे पास में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे हमने देखा था आपका एग्जांपल जिंक की रिएक्शन की थी हमने। अगर आप जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं, जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिंक का मतलब एक मेटल है Zn जिसे डिनोट करते हैं H2SO4, एक एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड है। तो इसकी रिएक्शन आप जब इसके साथ कराते हैं तो एक सब्सटेंस बनता है और उसका नाम है जिंक सल्फेट।
क्या बनता है ये जिंक सल्फेट। और इसके साथ में एक हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। हाइड्रोजन गैस जब रिलीज होती है तो यहाँ से एक स्पेशल साउंड बाहर निकलता है और इस साउंड को हम बोलते हैं पॉपअप साउंड। पॉपअप साउंड कैसे साउंड होती है? ये साउंड ठीक वैसी साउंड होती है जैसी जब आप लोग कोल्ड ड्रिंक का बॉटल का जो ढक्कन जो कैप होता है जब उसको ओपन करते हैं तो जो साउंड निकलती है वो जो साउंड होती है ना, वो सेम साउंड इसके जैसी होती है, पॉपअप साउंड। तो ठीक है, यानी कि मेटल्स जो होती है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके, मेटल्स जो होती है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है? मेटल का सॉल्ट। इसको क्या बोलेंगे हम? मेटालिक सॉल्ट। मेटालिक सॉल्ट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि मेटल की रिएक्शन किसके साथ? एसिड के साथ होती है तो क्या होता है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल याद करते हैं हम, जैसे कॉपर है। कॉपर की रिएक्शन अगर हम HCl के साथ कराते हैं तो क्या रिएक्शन होगा? अब डिपेंड करता है कि ये HCl कैसा है। HCl दो टाइप का हो सकता है, एक तो डाइल्यूट एसिड और एक होता है कॉन्सनट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट और कॉन्सनट्रेटेड एसिड का मीनिंग क्या होता है? डाइल्यूट का मतलब होता है जिसके अंदर एक सॉल्यूशन हो, जिसका वाटर में सॉल्यूशन बनाया गया हो और वाटर के सॉल्यूशन में HCl की क्वांटिटी कम हो तो अब तो हम डाइल्यूट बोल देंगे उसको। और अगर HCl की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो उसको हम बोल देते हैं कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। HCl जो है वो डाइल्यूट के साथ में रिएक्शन नहीं करता है, सॉरी कॉपर जो है इसके साथ रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन कॉन्सनट्रेट के साथ में ये रिएक्शन करता है। तो जब ये कॉन्सनट्रेट के साथ रिएक्शन करता है तो CuCl2 बनता है और फिर से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। हाइड्रोजन गैस के बाद में मैं जो ये अपवार्ड एरो बनाता हूँ, ये जो अपवार्ड एरो है इसका मीनिंग ये है कि जो बनने वाला सब्सटेंस है, बनने वाला जो सब्सटेंस है वो क्या करता है? एयर में चला जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, अगर मेटल की रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ ए बेस उसके साथ में जब रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मेटल की रिएक्शन किसके साथ? बेस के साथ। मेटल की रिएक्शन किसके साथ? बेस के साथ में। तो जैसे मान लीजिए सोडियम है, उसकी रिएक्शन आपने किसके साथ कराई? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन इसके साथ कराते हैं तो चलिए इसकी बात करेंगे हम। तो मेटल जो होते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके भी हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं एल्यूमिनियम के साथ में, सोडियम एल्यूमिनेट बनता है NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें भी रिलीज होती है, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी बुक में नहीं गिवन है तो इसलिए चाहो तो आप इसको लर्न कर सकते हो या सिंपली आप याद रख सकते हो कि मेटल्स के जो रिएक्शंस होती है, सॉरी नॉन मेटल्स की, ये तो क्या है? मेटल, और ये क्या है? हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यानी कि एक बेस है तो इस मेटल की रिएक्शन बेस के साथ जब होती है तो ये सब्सटेंस बनता है और साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नंबर 4 रिएक्शन। नंबर 4 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? किसी की जगह पे कोई दूसरा आ जाए, डिस्प्लेस कर देना, यानी कि एक को हटा के उसकी जगह दूसरा आ जाए, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये क्या मीनिंग होता है इसका, कैसे होता है, इसके लिए आपकी बुक के अंदर एक एक्टिविटी गिवन है, ठीक है। और उस एक्टिविटी के अंदर क्या है, देखिए मान लीजिए एक सब्सटेंस है जिंक, ठीक है, एक एलिमेंट, एक मेटल है जिंक, और उसकी हमने रिएक्शन कराई कॉपर सल्फेट के साथ। क्या होता है, क्यों होता है, ये हमें नहीं पता अभी, ठीक है। एक दूसरा रिएक्शन कराते हैं हम कॉपर का रिएक्शन जिंक सल्फेट के साथ। एक और तीसरा रिएक्शन हम कराते हैं आयरन की रिएक्शन हम कराते हैं कॉपर सल्फेट के साथ। क्या होता है देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है कॉपर और उसके साथ रिएक्शन कराते हैं हम आयरन सल्फेट के साथ। आयरन सल्फेट का फॉर्मूला FeSO4, ठीक है। क्या होता है बाद की बात है। देखिए ये एक रिएक्शन है जो आप लोग
केमिस्ट्री की जो लैब होती है, लेबोरेटरी, वहाँ पर भी ऐसी रिएक्शंस करवा सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो नाउ यू आर नॉट प्रेजेंट इन द केमिस्ट्री लैब और इवन इन द स्कूल, सो वी आर अनेबल टू परफॉर्म दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, बट वंस यू कम बैक, ऑफ कोर्स वी विल बी एबल टू परफॉर्म दिस एक्टिविटीज़। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये रिएक्शन होगा या ये रिएक्शन होगा या ये रिएक्शन होगा या कौन सा होगा इनमें से, तो विच रिएक्शन इज़ फिजिबल, या प्रैक्टिकली कौन सा रिएक्शन होता है। तो ये रिएक्शन जो होता है ना, तो इसमें क्या होता है, जिंक सल्फेट बनता है और साथ में कॉपर बनता है। इस रिएक्शन के अंदर कुछ नहीं होता है। इस रिएक्शन के अंदर FeSO4 बनता है और कॉपर अलग हो जाता है। इस रिएक्शन में कुछ नहीं होता है। ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि कोई रिएक्शन तो होता है, कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो इसके पीछे जो लॉजिक है, द लॉजिक बिहाइंड दिस इज़ दैट रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज़ इम्पोर्टेंट हियर, ठीक है। रिएक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है कि कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सी मेटल कम रिएक्टिव है। देखिए सिंपल सा है, मान लीजिए एक बस है, उस बस के अंदर एक सीट है और उस सीट के ऊपर एक ही आदमी बैठ सकता है और वहाँ एक ऑलरेडी वहाँ पर बैठा हुआ आदमी है, ठीक है। अब एक दूसरा आदमी आता है जो चाहता है कि उस सीट पर बैठ जाऊँ, उस सीट पे बैठ जाऊँ। कैसी कंडीशन या क्या कंडीशन हो सकती है जब वो दूसरा जो बाहर सेकंड आदमी जो आया वो सीट पे बैठ जाए। तो अगर वो सेकंड पर्सन जो बाहर से आया है, अगर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, तो वो क्या कर देगा, फर्स्ट वाले को वहाँ से हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा और फिर वो खुद उसकी जगह बैठ जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इन द सेम वे यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। ये जो जिंक है ये ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है इस कॉपर से, तो ये जिंक जो है इस कॉपर को यहाँ से हटा देगा, ठीक है, कि तू चल मैं बैठता हूँ यहाँ पर। तो जिंक जो है वो इस सल्फेट के साथ में खुद सेट हो गया, ठीक है, और इस कॉपर की जो सेटिंग इसके सल्फेट के साथ थी, इसको सेटिंग को इसने बिगाड़ दिया, ठीक है। तो जिंक एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, इसने कॉपर की सेटिंग जो सल्फेट के साथ में थी उसको बिगाड़ दिया और ख़ुद उसके साथ सेट हो गया। यहाँ पर कॉपर था, जिंक पहले से सेट है सल्फेट के साथ में, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। इसी रिएक्शन को आप इस डायरेक्शन में सोच के देखो, नहीं होगा, इस रिएक्शन में नहीं होगा। तो ये रिएक्शन है यहाँ पर आयरन है और कॉपर सल्फेट है। आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है इससे, कॉपर सल्फेट से। तो क्या आयरन कॉपर सल्फेट को सब डिस्प्लेस कर पाएगा? यस, इट इज़ पॉसिबल। लेकिन इसका उल्टा सोच के देखो, कॉपर तो कम रिएक्टिव मेटल है आयरन सल्फेट से, तो इसको मतलब ये रिएक्शंस नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर होता है इसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सब्सटेंस में से या उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। चलिए, अगर हमें मान लीजिए ये तीन मेटल्स हैं, इनका सीक्वेंस बनाना हो, इन तीन मेटल्स का, जिंक, कॉपर और आयरन, कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, तो आंसर क्या आएगा, जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा और कॉपर सबसे कम रिएक्टिव होगा। देखिए कैसे, जिंक और कॉपर की बात करते हैं तो जिंक ने हटा दिया था कॉपर को, इसका मतलब जिंक ज़्यादा है कॉपर से। कॉपर और आयरन की जब हमने बात की थी तो देखिए आयरन ने कॉपर को हटा दिया, इसका मतलब आयरन से भी ज़्यादा है, कॉपर से भी ज़्यादा है आयरन, यानी यहाँ आएगा आपका आयरन, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सा है ज़्यादा रिएक्टिव, उसके लिए एक और इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और वो इक्वेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या रिएक्शन है, जिंक प्लस FeSO4, जिंक प्लस FeSO4, ये जो रिएक्शन है ये क्या देता है आपको, जिंक सल्फेट देता है, ठीक है। यानी कि जिंक सल्फेट ने, इस जिंक ने इस आयरन को यहाँ से हटा दिया, इसका मतलब जिंक आयरन से ज़्यादा है, जिंक कॉपर से भी ज़्यादा है, आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा है। तो ये इन तीनों का सीक्वेंस हो गया, ठीक है, तीन मेटल्स तीनों का सीक्वेंस हो गया, ठीक है। इसके बाद में जो है आपकी बुक के अंदर एक यूनिट है 4.3, दैट इज़ यूसेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इनके जो यूसेस हैं, मेटल्स के क्या क्या यूज होते हैं, ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि हमारे आसपास में अगर आप देखोगे तो बहुत सी चीज़ें ऐसी है, देयर आर मैनी थिंग्स विच आर मेड अप ऑफ, देयर आर मैनी इंस्ट्रूमेंट्स, मैनी एपरेटस, मैनी इक्विपमेंट्स जो मेटल्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको हम अलग से डिस्कस नहीं करेंगे, आप चाहो तो इसमें अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें देख सकते हो। दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है हमेशा के लिए। वो इम्पोर्टेंट चीज़ें ये है कि फर्स्ट
मैग्नीशियम जो होता है वो प्लांट्स के जो ग्रीन कलर के पार्ट्स होते हैं, प्लांट्स में जो ग्रीन कलर के जो पार्ट्स होते हैं, वेदर इट इज़ लीफ और स्टेम या ब्रांच, वहाँ पर एक ग्रीन कलर का प्लांट्स में पिगमेंट होता है, एक सब्सटेंस होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। तो क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में एक इम्पोर्टेंट सब्सटेंस होता है मैग्नीशियम। नेक्स्ट आता है हीमोग्लोबिन। हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, इसलिए इसको ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट भी बोलते हैं हमारे लिए। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट मेटल होती है, उसका नाम है आयरन। तो इसलिए बोलते हैं कि आयरन की डेफिशिएंसी होने पर जो डिसीज़ होती है उसको हम बोलते हैं क्या? एनीमिया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द क्लास, दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। अगर कोई डाउट है, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है इस चैप्टर के रिगार्ड्स, तो आप डिस्कस कर सकते हैं चैट बॉक्स में। आप अपना क्वेश्चंस, आपका प्रॉब्लम जो है वो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो कॉल मी और you can also chat me on WhatsApp number. Okay, so this is the end of the class. Meeting you in the next chapter. Till then, take care and bye bye.